नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अब हम थोड़े सीरियल्स या एपिसोड्स करेंगे इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर फ्रैक्चर्स के। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस एपिसोड्स में कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और कंसेप्ट्स चेंज होते रहते हैं। तो अभी नवंबर 2021 के हिसाब से जो रिसर्च हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप ये एपिसोड 2-4 साल बाद देखोगे तो शायद चीज़ें थोड़ी और बदल जाएगी, फिर हम अपडेट लेके आएंगे आपके लिए। तो फिमोरल हेड की ब्लड सप्लाई स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलेवेंट है ट्रीटमेंट और आउटकम्स के लिए। तो जैसे कि हमने बताया, डीप फिमोरल आर्टरी से मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी आती है, पीछे से जाती है, और लैटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी आगे से जाती है। ये आर्टरीज फिर रेटिकुलर वेसल्स भेजते हैं नेक के अंदर, जो जाके एपिफिशियल लाइन क्रॉस करके हेड में भी सप्लाई करते हैं। ये आर्टीरियल रिंग बनाते हैं बिलो दी हेड एंड इनसाइड द हेड। तो ये ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है आउटकम्स के लिए। जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी है वो 83% हेड को सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई, और 67% नेक को। लैटरल फिमोरल सर्कमफ्लेक्स बाकी की ब्लड सप्लाई करती है और 70% इंफीरियर नेक को सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई के हिसाब से फिक्सेशन की स्टडी की गई थी और देखा था कौन सी फिक्सेशन ज़्यादा ब्लड सप्लाई डैमेज करती है। तो जो सेंट्रल फिक्सेशन होती है बोल्ट या डीएचएस स्क्रू, उससे कम ब्लड सप्लाई डैमेज होती है, और जो कैंसलर स्क्रूज हम पेरिफेरल एरिया में डालते हैं उससे ज़्यादा ब्लड सप्लाई डैमेज होती है। पर इससे क्लिनिकल आउटकम में क्या फ़र्क पड़ेगा, एवीएन होगा कि नहीं, ये हमें नहीं पता। तो जब यंग पेशेंट आता है और उसे इम्पैक्टेड वाल्गस फ्रैक्चर होता है, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि इसे शायद हम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं सोचते हैं, ये इवन एल्डरली पेशेंट्स में। इनमें मैं तो यूजुअली सीटी स्कैन करता हूँ, क्योंकि गार्डन्स और पावल्स क्लासिफिकेशन के अलावा एक और वेरिएबल होता है। जब आप सीटी स्कैन करते हो तो आप देखोगे कि कई बारी जो हेड है वो एंटीरियर या पोस्टीरियरली एंगुलेट हो जाता है। एंटीरियरली 10 डिग्री या पोस्टीरियरली 15-20 डिग्री एंगुलेट हो गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है और इन्हें फिक्स करना चाहिए रिडक्शन करके। तो पावल्स 2 और 3 में तो फिक्सेशन बिल्कुल ज़रूरी है, और इसमें एनाटॉमिकल रिडक्शन मीन्स परफेक्ट रिडक्शन बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आप पेशेंट को थिएटर में लेके जाते हो तो इमेज इंटेंसिफायर के अंदर रिडक्शन करते हैं। पहले हम लेड बेटर मैनूवर करते थे, जहां पेशेंट का लेग को 90 डिग्री फ्लेक्स करके एडक्ट करके फिर खींच के एबडक्ट करके नीचे करके या इंटरनल रोटेशन करते थे। तो ये आजकल आउट ऑफ फेवर हो गया है। लोग सोचते हैं कि जेंटल रिडक्शन की जाए, पेशेंट को सिंपल एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, फिर ट्रैक्शन देते हैं और इंटरनल रोटेशन करके सियाम में एपी और लैटरल व्यू देखते हैं परफेक्ट एनाटॉमिकल रिडक्शन के लिए। अगर तो रिडक्शन आसानी से आ रही है तो हम के वायर्स डाल के स्टेबलाइज करते हैं, इसे प्रोविजनल फिक्सेशन कहते हैं, और फिर हम इम्प्लांट चूज करते हैं कि क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन द फ्रैक्चर ज्योमेट्री एंड बेस्ड ऑन द पेशेंट्स एज। तो जब हम रेजिडेंट्स थे और काफ़ी समय तक जब मैं इंग्लैंड में भी था और इंडिया में आके प्रैक्टिस किया, तो बेसिक प्रिंसिपल था कि फ्रैक्चर को फिक्स करिए और फ्रैक्चर को कोलैप्स होने दीजिए ताकि कंप्रेशन फोर्सेस से फ्रैक्चर जल्दी जुड़ जाए। इसीलिए हम 3 या 4 पैरेलल स्क्रूज डालते थे, कैंसलर स्क्रूज, ताकि फ्रैक्चर स्टेबल भी हो और कोलैप्स भी हो। जिग्स आते थे कि पैरेलल स्क्रू डाले जाए ताकि फ्रैक्चर को कोलैप्स फैसिलिटेट हो। वीकर बोन्स में हम डायनामिक हिप स्क्रू डालते थे, जिससे भी कोलैप्स फैसिलिटेट होता है। फिर लोग डर रहे थे कि रोटेशन नहीं हो जाए रीमिंग के टाइम, तो उसके ऊपर एक पैरेलल स्क्रू डालते थे, कैंसलस या कॉर्टिकल कैंसलस स्क्रू डालते थे अगर आपको कोलैप्स चाहिए तो सारी फिक्सेशन मेथड्स कोलैप्स के ऊपर निर्भर थी। फिर जब रिजल्ट स्टडी किए गए तो इन काफ़ी फ्रैक्चर्स में हिप का जो नेक है
वो शॉर्ट हो जाता है। इससे जो हिप का एबडक्टर आर्म है वो चेंज हो जाता है और पेशेंट को फैटीग, पेन और दिक्कत होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस चलने में। तो ये आउटकम आप अच्छा भी कह सकते हो कि जुड़ गया, एवास्कुलर नेक्रोसिस नहीं हुआ, लेकिन ये फंक्शनली ये आउटकम सही नहीं है। इसीलिए अभी रिसेंट ट्रेंड चला है एब्सोल्यूट फिक्सेशन का। मतलब कि आप फिक्स करिए फ्रैक्चर को परफेक्टली एनाटॉमिकली रिड्यूस करके, और उसे अगर तो टेबल पे थोड़ा बहुत कंप्रेस करना है आप करिए, लेकिन एक टाइम फाइनल फिक्सेशन हो गई तो फ्रैक्चर को कंप्रेस नहीं होने देना है, ताकि ये प्रॉब्लम्स जो आते हैं नेक शॉर्टनिंग के अवॉइड हो जाए और हीलिंग का रेट भी बेटर हो गया है। तो पावल्स 3 एंगल में तो एक स्क्रू हम परपेंडिकुलर टू द फ्रैक्चर लाइन भी डालते हैं। पावल्स 3 में आपने देखा है कि वर्टिकल 50 टू 70 डिग्री फ्रैक्चर लाइन होता है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्क्रूज इन द नेक लाइक दिस, 2 स्क्रू ऐसे डालते हैं, फिर 1 या 2 स्क्रू ऐसे डालते हैं परपेंडिकुलर टू द फ्रैक्चर लाइन, तो ये भी कंप्रेस नहीं होने देता। कई लोग एक पोस्टीरियर स्क्रू, एक इंफीरियर स्क्रू कैलकार के थ्रू डालते हैं जो थिक प्लेट होती है, और फिर इंफीरियरली, और फिर सेकेंड स्क्रू पोस्टीरियरली डालते हैं थोड़ा नेक में जहां बोन जरा ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और तीसरा स्क्रू फिर अलग डायरेक्शन में डाल देते हैं ताकि कोलैप्स ना हो। अभी एक नया इम्प्लांट आया है फिमोरल नेक सिस्टम डीपीयू जॉनसन का, जिसमें लिमिटेड कोलैप्स होता है, लेकिन इसमें अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, लेकिन और स्टडीज ज़रूरी है। पावल 3 फ्रैक्चर्स में भी ये अच्छा यूनियन दे रहा है। तो काफ़ी चेंजेस हुई है। कई लोग ट्रायंगुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट एब्सोल्यूट फिक्सेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा रिडक्शन के बारे में। अगर तो क्लोज्ड रिडक्शन नहीं आ रही है तो ओपन रिडक्शन करना ज़रूरी है। ओपन रिडक्शन करने में कॉम्प्लिकेशन रेट, रीऑपरेशन रेट बढ़ जाता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस का रेट बढ़ जाता है कई पेपर्स के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से। लेकिन अगर यंग पेशेंट है तो हमें ओपन रिडक्शन करके, परफेक्ट एनाटॉमिकल रिडक्शन करके ही फिक्सेशन करना चाहिए, हमें ये चांस लेना चाहिए। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड का इंतजार करिए, शेयर सब्सक्राइब बटन दबाइए और जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।